हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग इवेपोरेशन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग कुछ इसके सर्टेन एग्जांपल्स देखते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स है आपके डेली लाइफ में जो आप लोग देखते तो हैं लेकिन उसको आप समझ नहीं पाते हो कि ये यही था। देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल है, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डेज। अब गर्मियों के दिनों में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करती हो, क्यों? क्या इसका रीजन है? देखो, होता क्या है, जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हो तो कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, पानी का अच्छा एब्जॉर्बर है। तो ये क्या करता है, जब आपने कॉटन का कपड़ा पहना हुआ है तो ये आपके बॉडी के जो स्वेट पसीना निकलता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये स्वेट आपका एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, अब एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या होगा, वो बाहर से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब इवेपोरेट होगा, जब पानी आपके कपड़ों से इवेपोरेट होगा तो आपको अंदर क्या होगा, आपके अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, कपड़े का कम होगा, जिससे क्या होगा, आपको ठंडा महसूस होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या करता है, ये जो है होता है कॉटन, ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। इसकी वजह से ये एब्जॉर्ब करता है, फिर यहाँ से इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। जब इवेपोरेशन होने लगता है तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा ठंडक महसूस होती है। ये तो बात हो गई पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये तो जनरली हर घर में आप लोगों ने देखा होगा। अब क्या करते हो आप सभी लोग घर में फ्रिज होगा, आप फ्रिज में से एक बॉटल निकालो, फ्रिज में से एक बॉटल पानी का निकाल लो और उसको ले जाकर टेबल पे रख दो। देखो क्या होता है, कुछ देर बाद देखोगे कि टेबल बॉटल के ऊपर बाहर क्या है, पानी हो गया इकट्ठा और वो टेबल पे गिर रहा है, धीरे धीरे पानी आ रहा है। तो वो क्या होता है, क्या पानी बॉटल के अंदर से बाहर आ गया? ये हर कोई देखता है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता कि पानी आता कहाँ से। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने भी देखा, जो वीडियो देख रहा है उसने भी देखा होगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, कुछ सीखना नहीं चाहते। क्यों हो रहा है, होने दो, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, क्या दिमाग खपाने जाए। नहीं बच्चों, यहीं देखिए यहीं पर डिफरेंस पैदा होता है उन बच्चों में जो केवल डिग्री लेना चाहते हैं और उन बच्चों में जो एक एम डिसाइड कर लिए हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं। जैसे लोग साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, कोई भी साइंटिस्ट अगर बन रहा होगा तो सबसे पहले उनके अंदर एक चीज़ रही होगी, क्या? क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को जानने की इच्छा। आपके अंदर है ही नहीं, हो रहा है होने दो, मेरा क्या जा रहा है, हम तो पानी पिएंगे बस। तो नहीं, देखो क्या होता है, जब आप बॉटल पानी का भर के लाते हो तो वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक, अब क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर में भी क्या है, वाटर वेपर्स हैं। अब जब ये एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर्स उस बॉटल के टच में आते हैं तो क्या होता है, अब इनका जो वाटर वेपर है वो अपनी कुछ एनर्जी लूज़ करता है, कुछ एनर्जी लूज़ करता है और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी लूज़ करके गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बाहर का वाटर वेपर होता है जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। उस बॉटल के टच में आने से वो लिक्विड स्टेट में आता है और वो बाहर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अंदर का पानी बाहर आ गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लास्टिक तो पानी बाहर आने ही नहीं देगा। तो लेकिन बाहर आया कहाँ से, तो वो वाटर के वेपर्स हैं जो कि अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं और बॉटल के जब टच में आते हैं तो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं और वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। वो सॉलिड गैस से लिक्विड स्टेट में आते हैं तो वो बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अब चलो तीसरा एग्जांपल, वाटर कीप्स कूल इन अर्दन पॉट। अब तो मटका उटका बहुत कम यूज होता है, अब तो सब हर घर में फ्रिज आ गया है। पहले लोग मटके का पानी पिया करते थे, तो मटके में क्या होता था कि इसमें पानी रखने पे पानी ठंडा होता था। क्यों होता है भाई? होता क्या है, जब मटके में पानी डाला जाता है तो मटका जो होता है, जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, उसके बीच में कुछ पोर्स होते हैं, उसमें से जब पानी वो सोख लेता है
पानी उसमें सोख लिया। अब बाहर क्या होता है, उस पोर से जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होती हैं, तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगी, तो अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे आपको ठंडा लगता है कॉटन कपड़ा पहनने पे गर्मी में, पसीना होने के बाद जब पसीना सूखता है मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, तो आपको ठंडक महसूस होती है। जैसे आप भीगा कपड़ा पहन के आप पंखे के सामने आ जाओ, देखो आपको ठंडा ज़्यादा लगेगा। आप ऐसे पहन के रहोगे उतना नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप पंखे के सामने आओगे ठंडा लगने लगे। क्यों? क्योंकि अब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगी। तो वही चीज़ वहाँ होता है, ठीक है। और क्या होता है, रैपिड कूलिंग ऑफ हॉट टी। अब बहुत गर्म चाय है, क्या है, बहुत गर्मा गर्म चाय आपके पास मिल गई, कप में मिल गई, अब बहुत गर्म है, अब उसको आपको ठंडा करना है, तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, उसको प्याले में पलट लो। तो अब देखना, अब ये चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, अब इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होगा। तो इवेपोरेशन तेज़ी से होने की वजह से क्या होगा, अब चाय ठंडी हो जाएगी, अब जल्दी से पी लोगे। नहीं तो इसमें क्या थी, बहुत गर्म थी, पी रहे थे, मुंह जल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने पलट लिया बड़े बर्तन में, चौड़े बर्तन में, अब क्या होगा, इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया। अब इवेपोरेशन बड़े सरफेस एरिया से होगा, तो इससे क्या होगा, जल्दी चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये हो गया। अब अगला क्या है, अ वेट हैंकरचीफ इज प्लेस्ड ऑन द फोरहेड ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। अब देखो होता क्या है कि बुखार आप लोगों को भी बुखार होता होगा। तो पहले लोग क्या है, दवा ववा उतना नहीं होता था, नहीं खाते थे लोग। तो क्या होता था, बुखार हो गया तो गरम पट्टी, मतलब पट्टी यूज़ करते थे। मतलब एक रुमाल ले लिया वाइट कलर का, या कोई भी कपड़ा ले लिया कॉटन का, उसको पानी में डुबाया, उसको माथे पे रख दिया, जिसको फीवर है उसके माथे पे रख दिया। तो इससे क्या होता था कि वो जो भीगा हुआ कपड़ा है वो क्या, जब आपके माथे पे जाता है तो आपका माथा गर्म है, तो वो क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र करता है उसमें। अब हीट जब ट्रांसफ़र होता है तो उससे क्या होता है, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई तो अब इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो बॉडी का होगा धीरे धीरे कम होगा, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई की वजह से आपको बहुत परेशानी नहीं होने वाली है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट होगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने पाता। अदरवाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि आपका वो जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बचा जा सकता है। जो हाई फीवर होने की वजह से हाई टेम्परेचर जो बॉडी का हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो भी आपकी डेथ हो जानी है, बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो भी डेथ हो जानी है। तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने से बचाता है। तो आप बॉडी पे जब आप ठंडे पानी का भीगा हुआ कपड़ा सर पे रखते हो तो वो क्या करता है, आपकी हीट की वजह से उसका इवेपोरेशन का रेट बढ़ा देता है। इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है तो आपका बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा हीट वो लेता रहेगा। तो इससे आपको क्या होगा, आपको रिलैक्स होगा, आपको फीवर में थोड़ा सा जो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था वो आपका थोड़ा सा नॉर्मल होने शुरू हो जाएगा। ठीक। और क्या है, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वी ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन रोड इन समर। आप देखिए होगे कि गर्मियों में हर कोई अपने दरवाजे पे, बाहर रोड पे पानी छिड़कता है। क्यों छिड़कता है भाई, क्या रीज़न है? कहोगे सर धूल न उड़े इसके लिए। वो रीज़न तो है, वो भी है, लेकिन मेन रीज़न ये है कि क्या होता है कि जब आप रोड साइड पे या बाहर आप पानी छिड़कते हो, या कभी ऐसा होता है अगर मान लो जैसे क्या होता है, हम लोग क्या, जैसे आप ही लोग होंगे तो जब गर्मी आती है तो आप लोग छत पे सोने जाते हो। मान लो छत पे आपको ज़मीन पे सोना है, ठीक है, ऐसे ही ज़मीन पे सोना है, तो क्या करते हो आप लोग, शाम को ही आप छत पे पानी डाल देते हो, पूरा पानी भी डुबो देते हो। तो पानी में डुबोने से क्या मिलता है भाई, या रोड पे पानी छिड़कने से क्या होता है, जो आप पानी में पानी छिड़क देते हो छत पे, जिससे क्या होता है, छत ठंडा हो जाता है, ठंडा जल्दी हो जाता है। ठंडा तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन वैसे क्या है कि अगर मान लो आपको 9 बजे सोना है तो हो सकता है ठंडा होते होते वो 12 बज जाता ठंडा होने में। तो आपको सोना 9 बजे है तो आपको गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो आप क्या करते हो, शाम को ही 5-6 बजे आप पानी छिड़क देते हो। तो पानी छिड़कने से होता क्या है कि जब आप पानी छिड़कते हो तो वो नीचे का सरफेस क्या है, हॉट है, तो पानी छिड़का, पानी ठंडा है, तो क्या होता है कि अब
वो पानी को गर्म करेगा, पानी का इवोपोरेशन जल्दी से होगा, पानी इवोपोरेट होगी। जैसे छत गर्म है, आप पानी छिड़को, पानी तुरंत गायब हो जाता है, तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब वो पानी इवोपोरेट होगा तो अपने साथ उस जो गर्मी है उसको भी ख़त्म करता जाएगा, वो अपने आप इवोपोरेट होगा और नीचे वाली चीज़ को ठंडा करता जाएगा। तो ज़्यादा पानी आप छिड़क दोगे तो तुरंत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यही चीज़ कॉन्सेप्ट होता है जब रोड साइड में आप पानी छिड़कते हो, तो वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि पानी छिड़कने से क्या होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ज़मीन का वो जल्दी से इवोपोरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है बाहर का वातावरण ठंडा हो जाता है। आप कभी बाहर रोड पे अगर पानी छिड़कोगे तो आपको पानी छिड़कते टाइम तो बहुत गर्मी निकलेगी, बहुत गर्मी निकलेगी। तो वो क्या होता है, वो जो वाटर है वो वेपराइज होता है बहुत तेज़ी से, तो बहुत तेज़ हॉट हो जाता है, बहुत तेज़ गरम हवा निकलती है, तो वो इवोपोरेट हो जाता है। तो बाकी बाद में क्या बच जाता है, ठंडा पानी ठंडा हो जाता है मौसम, तो आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए पानी छिड़का जाता है गाँव, आप बाहर अपने रोड साइड में या बाहर बालकनी में या रोड अपने गेट के बाहर आप पानी छिड़कते हो, ठीक है। तो ये सब सर्टेन एग्जाम्पल्स थे किसके, इवोपोरेशन के। तो आप लोग लिख लोगे, इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, एक्सप्लेन करके लिखवाएं अब हमें करके, इतने की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए। तो आप एक बार समझ लो, समझे रहोगे तो लिखना आसान है, रटे रहोगे तो फिर तो लिखते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप समझो भाई, साइंस देखो, साइंस क्या है ना कि आपको अपने नेचर से रिलेट करना होगा, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट करना होगा, तभी आप सीख पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप रटते रहो, आप मार्क्स पा जाओगे, नंबर पा जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कभी देखना कि जितने भी बहुत बड़े आदमी बने हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, वो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। कुछ रेयर होंगे, लेकिन जनरली वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि पढ़ाई देखो ज़रूरी है, लेकिन उसकी पढ़ाई जो कर रहे हो उसका उद्देश्य, उसके पीछे की चीज़ें सीखो। हम लोग क्या होता है, हम लोग केवल मार्क्स के लिए दौड़ते हैं कि चलो 99% आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, बस परसेंटेज के पीछे भागते हैं। तो ज़िंदगी आपको दौड़ाती रहेगी, आप पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा नहीं मिल नहीं पाएगा। और जो लोग दिमाग यूज करते हैं, हर चीज़ में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मार्क्स के पीछे भागोगे तो मार्क्स मिल भी जाएगा तो भी आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, बस मार्क्स लाना, पैसा कमाना। पैसा कमाना कोई गोल नहीं होता है। अगर पैसा कमाना गोल रखा है आपने तो पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, ये लिख लो। आप अपनी जो स्किल्स है उस पर काम करो तो आप सब कुछ हासिल कर लोगे। लेकिन अगर ये गोल बना के जा रहे हो कि हम पैसा कमाएंगे, कभी नहीं कमा पाओगे। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं, हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात की, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, एक तीसरा गैस। 2 स्टेट ऑफ मैटर और होते हैं, क्या होते हैं अब उन्हीं को हम लोग देखते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा, ये क्या है, 4th फेज ऑफ मैटर है, 4th फेज ऑफ मैटर। मैटर का ये 4था फेज होता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा ये हमारा एक 4था क्या है, फेज है मैटर का। अब ये होता क्या है, प्लाज्मा होता क्या है, देखो ये सबसे बहुत कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है, मेड फ्रॉम अ गैस दैट हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीट।
जो गैस होती है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है हीट के फॉर्म में तो क्या बन जाती है? प्लाज्मा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। इट इज मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर is most common state of matter it is most common state of matter made from a gas made from a gas गैस से बनती है that has lost its electron that has lost its electrons जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, फ्रॉम हीट। तो क्या बना लेता है? वो आपका प्लाज्मा स्टेट हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। तो प्लाज्मा जो है पहले आइडेंटिफाई किया गया था रेडिएंट मैटर के फॉर्म में। लिख लीजिएगा, प्लाज्मा was first identified as radiant matter किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? बाई सर विलियम क्रूक्स। बाई सर विलियम क्रूक्स। आप लोग नाम याद रखा कीजिए। ठीक है, ये सब एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन 1879 उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था रेडिएंट मैटर के नाम से। और कौन थे? सर विलियम क्रूक्स। कब किया था? 1879 में। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। नोट कर लिया बच्चों ना? चलो अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। जो प्लाज्मा होता है हमारा मे बी फॉर्म्ड बाय हीटिंग और आयनाइजिंग ए गैस। प्लाज्मा may be formed by heating और आयनाइजिंग है गैस, या तो हीट करके या आयनाइज करके। गैस को आप हीट करके या आयोनाइज करके प्लाज्मा पा सकते हो। इट इज ए कलेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बच्चों, आपके स्कूल एग्जाम्स में जरूर पूछेगा। इट इज ए कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट रेस्पॉन्ड स्ट्रांगली एंड कलेक्टिवली टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दैट रेस्पॉन्ड strongly and collectively to a electromagnetic field। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Taking the form of gas like clouds or ion beams। Taking form of gas
एज क्लाउड्स और आयन बीम्स। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं प्लाज्मा की। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। देखो क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ गैस। प्लाज्मा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ गैस। गैस से ये अलग होता है। प्लाज्मा जो होता है ये गैस से अलग होता है बिकॉज इट पजेस यूनिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके पास यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। बिकॉज इट पजेस यूनिक प्रॉपर्टीज, इसके पास क्या है, यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए क्या होता है, गैस से एकदम अलग होता है। ये गैस नहीं होता है, गैस से अलग होता है। दूसरा क्या है कि प्लाज्मा हैज नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप। प्लाज्मा हैज नाइदर अ डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप। ना तो इसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है ना डेफिनिट शेप होता है, क्योंकि हमें गैस पता है ये गैस नहीं है, लेकिन गैस की प्रॉपर्टीज रखता है कि ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, नहीं तो नहीं इसका शेप फिक्स होता है। और क्या होता है, जो इसके पास फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं, फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं नॉट बाउंड टू एटम्स और आयंस, जो बाउंड नहीं होते हैं, नॉट बाउंड टू एटम्स और आयंस, जो ये फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं जो बाउंड नहीं होते हैं एटम से आयन से, ये क्या करते हैं, कॉज प्लाज्मा टू बी, कॉज प्लाज्मा टू बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। ये इसको इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। ये इसको क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जैसे आपका नियॉन साइन बल्ब होता है और फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है। नियॉन शाइन बल्ब एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब। अब ये क्या होता है, नियॉन साइन बल्ब क्या है या फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या है, ये देखो होता क्या है कि नियॉन साइन बल्ब क्या होता है, इसमें नियॉन गैस होती है। क्या होती है, नियॉन गैस होती है। और फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होती है, हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस, ठीक है। तो ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, वही चीज़ है कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। हीलियम गैस जब चार्ज हो जाती है तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में यूज हो जाती है, यूज़ की जाती है। और नियॉन गैस भी नियॉन साइन बल्ब में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लाज्मा स्टेट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट की बात करेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो हमारा 5th फेज ऑफ मैटर है। नोट कर लीजिए बच्चों।
चलो बच्चों, तो अब हमारा अगला चलते हैं। चौथा हमने स्टेट पढ़ लिया प्लाज्मा। अब हमारा पांचवा और लास्ट स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें देखो दो नाम छुपे हुए हैं, एक तो बोस, ये आपके इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्र बोस, और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो देखो क्या हुआ, जो हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है इज ए गैसियस सुपर फ्लूइड फेज है। सुपर फ्लूइड फेज है फॉर्म्ड बाय एटम्स। जो कैसे बनता है, एटम से कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी लो, बहुत कम टेम्परेचर जब उसको ठंडा करते हो, नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर उसको आप ठंडा करते हो तो जो फॉर्म बनेगी वो हमारी क्या होगी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो क्या है, जो पहला हमारा इस टाइप का कंडेंसेट था वो फॉर्म किया गया था इनके द्वारा, इरिक कॉर्नेल, ये एक साइंटिस्ट ये थे, कैटरल ये दूसरे साइंटिस्ट, और कार्ल वीमन ये तीसरे साइंटिस्ट। कब किए थे इन लोगों ने, 1995 में इन तीनों ने मिलके एक कंडेंसेट बनाया यूजिंग अ गैस। उसने कौन सी गैस यूज की थी, रुबिडियम एटम यूज किया इन्होंने, इसको कूल्ड किया, ठंडा किया, कितने टेम्परेचर पे, 170 नैनो केल्विन पे। जब इन्होंने इस रुबिडियम एटम को 170 नैनो केल्विन टेम्परेचर पे ठंडा किया तो जो मिला वो हमारा एक कंडेंसेट था। ठीक, अब देखो जो हमारे सत्येंद्र बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने इसको प्रेडिक्ट किया था कब, 1920 में। लेकिन उस टाइम उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऐसा सेटअप नहीं था कि वो इसको कर पाते, लेकिन प्रेडिक्शन उन्होंने दिया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो बीसी इज फॉर्म्ड, बीसी कैसे बनता है, बाई कूलिंग अ गैस। आप एक गैस को कूल करते हो, कैसी गैस, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जिसका डेंसिटी बहुत कम हो, कितना कम, अबाउट 100,000, लगभग एक 100,000, 1/100,000 टाइम्स डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। हवा की डेंसिटी का 1/100,000 टाइम्स जो गैस होगी वही गैस लेंगे और उसको सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करेंगे, तो जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक कंडेंसेट होगा। तो उसको हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलेंगे, तब वो हम फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों ये हमारा था स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो भी थे हमने सारे पढ़ लिए। अब ये यहीं पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्या अगला स्टेप होगा, अब हम लोग एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व हो सॉल्व हो, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक फील आए। देखो क्या होता है पढ़ना, बच्चों आप लोग क्या करते हो, आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते ही नहीं हो, एनसीईआरटी छूते तक नहीं हो। और ये मान लो बच्चों कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको कोई भी चीज़ समझनी है, आपको एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है। बाकी बुक्स में क्या है, उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है और एक बहुत मोटा तगड़ा बना के रख दिया है और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो उनका कमाई बिजनेस का तरीका है। लेकिन एनसीईआरटी क्या है, ये आपको सस्ता, किफ़ायती, टिकाऊ और बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन हम लोग उससे दूर दूर भागते हैं। तो जितना दूर भागोगे उतना ही नॉलेज से दूर भागोगे। अगर आपको वाकई में चीज़ों को सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन पढ़ो, पेंसिल रखो, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, चैप्टर का नाम भी अंडरलाइन करके पढ़ो। और जब अंडरलाइन करते हो तो उसको एक बार मन में सोचो क्या कहना है, क्या है ये। जब ऐसे पढ़ोगे, कंसंट्रेशन, जब आप पेंसिल रख के अंडरलाइन करके पढ़ते हो तो आपका कंसंट्रेशन फुल वहाँ होता है। जब ऐसे रीडिंग लगाते हो तो सोच टीवी के बारे में रहे होते, पढ़ यहाँ रहे होते, तो इससे आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो पेंसिल, हाथ और दिमाग जब दोनों साथ चलेगा तो आपका कंसंट्रेशन लेवल वहाँ होता है। जैसे अगर हम यहाँ पढ़ा रहे होते हैं,
अगर हम खाली ऐसे वाच दें, बोल दें कहानी की तरह, तो आप भी कहानी की तरह सुन लोगे, सब चीज़ें ख़त्म। तो हम जब यहाँ लिखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल यहाँ होता है, उस टाइम हमारा कंसंट्रेशन लेवल खाने पे नहीं होता है, ना ही टीवी पे होता है, वो यहाँ होता है। ऐसे ही जब आप भी पढ़ रहे होते हो तो आप भी केवल सुना मत करो, कॉपी पेन लेके रहो और हर एक चीज़ लिखा करो। जब लिखोगे और दिमाग उस पर सोचेगा तो आपका डबल इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।